प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग हिंदी साहित्य लेखन दृष्टि और हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियाँ इस विषय पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि चाहे वे टीजीटी की तैयारी कर रहे हों या पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, एलटी की तैयारी कर रहे हों, इन सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के हिंदी विषय का संपूर्ण अध्ययन इस चैनल के माध्यम से वो प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा ज्ञान का अक्षय भंडार खोलेगा आपकी सफलता का द्वार। इस मूल मंत्र के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन दृष्टि जो है ये हम समझेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का श्री गणेश 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ, लेकिन उसके पूर्व में भक्ति काल में जब आप जाएंगे तो आपको हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित कुछ उल्लेखनीय बिंदु देखने को मिलेंगे। भक्ति काल में आप आचार्य गोकुलनाथ द्वारा कृत 84 वर्षवन की वार्ता और 200 वर्षवन की वार्ता, जिसमें कवियों का परिचयात्मक विवरण मिलता है, और इसके साथ साथ आचार्य नाभादास ने भक्तमाल में कवियों का परिचयात्मक विवरण दिया है। परंतु कवियों का विवरण मात्र होने से कवियों का विवरण मात्र प्रस्तुत करने के कारण इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, कहीं न कहीं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के विद्वानों के लिए एक आधार यहाँ से जरूर मिला होगा। आचार्य गोकुलनाथ के 84 वर्षवन की वार्ता और 200 वर्षवन की वार्ता, जिसमें कवियों का परिचयात्मक विवरण मिलता है, और साथ ही नाभादास कृत भक्तमाल में कवियों का परिचयात्मक विवरण जो जीवनी परक है, जीवनी परक कह सकते हैं, जीवनी परक है, में तमाम हिंदी के कवियों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन कवियों का विवरण मात्र प्रस्तुत करने के कारण इन्हें इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा गया। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का श्री गणेश किया, जिसकी चर्चा हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जब अध्ययन करेंगे तो हम करेंगे। लेकिन इस क्रम में हम हिंदी साहित्य लेखन की विभिन्न पद्धतियों पर दृष्टि डालेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और इसका अध्ययन हमें विस्तृत करना होगा, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। क्योंकि विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से टीजीटी की परीक्षा में साक्षात्कार हटा दिया गया है, तब से प्रश्नों का जो स्तर है थोड़ा सा उत्कृष्ट कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, इसके लिए कोई निश्चित आधार नहीं रह गया है। तो इसलिए जब तक हम विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य लेखन की जो
प्रमुख पद्धतियां हैं उसमें वर्णानुक्रम पद्धति है, जिसमें कवियों के नाम के प्रथम वर्ण को आधार बनाया गया है, अर्थात वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर जिन विद्वानों ने, लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, उसमें कवियों या साहित्यकारों का जो विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें कवियों के नाम के प्रथम वर्ण को आधार बनाया गया है। जैसे केशवदास हैं, केशवदास, तुलसीदास और चिंतामणि। इसमें आप देखेंगे क है, इसमें त है और इसमें च है। तो कवियों का जो वर्णन है, भले ही जन्म का समय कुछ रहा हो, रचना का समय कुछ रहा हो, इससे मतलब नहीं है। इनका जो नाम है, नाम का जो पहला वर्ण है, जैसे इसमें क है, इसमें त है और इसमें च है, वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम है, उस क्रम के आधार बना करके आधार पर जो है, अब केशवदास को पहले, फिर चिंतामणि को और फिर अंत में तुलसीदास को, इस तरह से क्रम बना करके कवियों का उल्लेख किया गया है, विवरण प्रस्तुत किया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों में गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर का नाम उल्लेखनीय है। अब यहाँ विद्यार्थियों ने ये ध्यान देने की बात है कि परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर किन हिंदी साहित्य के लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। उनमें विकल्प में गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या अन्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम दिए रहेंगे। तो आपको अगर गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर नाम दिखता है, तो दोनों में से कोई नाम अगर है तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर इन्हीं लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। यह वर्णानुक्रम पद्धति अधिक इसलिए महत्वपूर्ण नहीं बन पाई क्योंकि इसे केवल वर्ण के आधार पर, नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, ये जैसे प्रायः शब्दकोश में होता है, तो इनके ग्रंथों को शब्दकोशीय ग्रंथ के रूप में देखा गया कि इन लोगों ने जो भी विवरण कवियों का प्रस्तुत किया, उसको ये मान लिया गया कि जैसे शब्दकोश में होता है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो पहले वर्ण से शुरू होते हैं शब्द, उनको पहले रखा गया है, फिर उसके बाद के शब्द, फिर उसके बाद के शब्द, उसी तरह से। तो वर्णानुक्रमी जो पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति, ये गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने निश्चित रूप से अपने इतिहास ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। गारसा दत्तासी ने द इस्तवार लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से ग्रंथ लिखा है, जबकि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा है। हम आगे जब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों, दूसरा जो बिंदु है, ये दूसरी पद्धति है कालानुक्रमिक पद्धति। कालानुक्रमिक पद्धति में कवियों के जन्म काल को आधार बनाया गया।
यानी इस पद्धति के आधार पर जिन हिंदी साहित्य के लेखकों ने, विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो उस समय के कवियों के जन्म को आधार बनाया कि किसका जन्म पहले हुआ है, किसका बाद में हुआ है, और उस आधार पर अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में उनका विवरण प्रस्तुत किया है। कालानुक्रमिक पद्धति के आधार पर जिन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उनमें जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं का नाम उल्लेखनीय है। तो विद्यार्थीगण, आप देख रहे हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, जबकि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इन लेखकों ने, इन विद्वानों ने जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, वो कवियों के जन्म काल को आधार बनाया, यानी जिस कवि का जन्म पहले हुआ है उसका विवरण पहले और फिर उसके बाद के कवियों का क्रमानुसार जन्म को आधार बनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जिस ग्रंथ का इन लोगों ने प्रणयन किया है उसमें उनको स्थान दिया है। विद्यार्थियों, तीसरी पद्धति है मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का संकलन क्रमवार करके कवियों का वर्णन किया गया है और ये कवियों का तथ्यात्मक एवं तटस्थ रूप से क्रमानुसार उल्लेख किया गया है। इसको प्रसिद्धि इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि इसमें केवल उल्लेख किया गया है, जबकि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचयात्मक विवरण जरूर होना चाहिए, उनकी कृतियों के बारे में जरूर चर्चा होनी चाहिए, जबकि इस पद्धति के अंतर्गत ऐसा नहीं हुआ है, तो इसे महत्व नहीं मिला। विद्यार्थियों, जो चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति, यह विधेयवादी पद्धति हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वमान्य पद्धति है और इसकी स्थापना जो है, इस पद्धति की स्थापना फ्रेंच विद्वान टेन ने किया है और जिसमें 3 मुख्य बातें सम्मिलित की गई हैं: जाति, वातावरण और वंश विशेष, क्षण विशेष है, वंश विशेष नहीं, क्षण विशेष। तीनों का सम्मिलित अगर हम अध्ययन करें तो विधेयवादी पद्धति के जो भी समर्थक रहे हैं, जो भी प्रयोक्ता रहे हैं, उन लोगों ने तत्समय की जातीय परंपराओं, जाति का मतलब जातीय परंपराओं से है, जातीय परंपराओं, सांस्कृतिक स्वरूपों एवं सामाजिक वातावरण एवं
चेतना को सम्मिलित करते हुए न केवल कवियों या रचनाकारों का विवरण प्रस्तुत किया है, बल्कि इसी आधार पर नामकरण और युगीन प्रवृत्तियों को उद्घाटित किया है। तो विद्यार्थियों, विधेयवादी पद्धति की स्थापना फ्रेंच विद्वान तेन ने किया और 3 महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने रखे: जाति, वातावरण, क्षण विशेष। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी समाज की, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जब भी हम किसी भी साहित्य की चर्चा करेंगे तो उस साहित्य में तत्समय के समाज की जो जातीय परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका जो सामाजिक ताना बाना है और उसकी जो सामाजिक चेतना है, उसको सम्मिलित करते हुए कवियों और रचनाकारों का न केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि इस पद्धति के आधार पर नामकरण और युगीन प्रवृत्तियों को भी उद्घाटित करने का कार्य किया जाता है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, और राम स्वरूप चतुर्वेदी का नाम उल्लेखनीय है। यानी विधेयवादी पद्धति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ और काल विभाजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक प्रामाणिक है, सबसे अधिक विश्वसनीय है। जब हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, डॉक्टर बच्चन सिंह के और राम स्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, इन लोगों के कथन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं जातीय परंपराओं, सांस्कृतिक स्वरूपों और सामाजिक जो ताना बाना है, उसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, वक्तव्य है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का
संचित प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों के, इन्हीं चित्त वृत्तियों को परखते हुए साहित्य के साथ परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ, साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य, सामंजस्य बिठाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है या साहित्य कहलाता है। साहित्य कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति के आधार पर अपने इतिहास ग्रंथ का पठन किया है और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य बिठाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है या साहित्य कहलाता है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार विद्वानों के कथन, आचार्यों के महत्वपूर्ण वक्तव्य को परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा, ऐसे ही कथन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह कथन किसका है, यह विचार किस विद्वान का है। तो आप निश्चित रूप से इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। और आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी लिखा है, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी, या एक काम करते हैं, इस कथन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ बीच में जगह है, बीच में लिख देते हैं यही बात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही विचार से सहमत होते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी लिखा है कि कवि का काम होता है, आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने लिखा है कि कवि का काम ईश्वर के कामों को न्यायोचित
ठहराना होता है और हिंदी साहित्य इतिहासकारों का काम कवियों के कामों को साहित्य इतिहास की विकास परंपरा में न्यायोचित स्थान दिलाना होता है। तो ये भी कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है कि कवि का काम ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना होता है। उसी तरह हिंदी साहित्य इतिहासकारों का काम कवियों के कामों को साहित्य इतिहास की विकास परंपरा में न्यायोचित स्थान दिलाना होता है। ये भी कथन आप नोट कर लीजिएगा, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन दृष्टि के अंतर्गत कि भक्ति काल में ही आचार्य गोकुलनाथ और नाभादास ने कवियों का परिचयात्मक विवरण दे करके हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की नींव रख दी थी, एक आधारशिला प्रदान कर दी थी, जिसका बाद के कवियों ने, बाद के हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों ने भरपूर उपयोग किया। 19वीं शताब्दी के आसपास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत हुआ, जिसमें गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय प्राप्त किया, जो कि एक फ्रेंच विद्वान है। उस कड़ी में हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे जब हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन दृष्टि के बाद लेखन पद्धतियों पर हमने चर्चा की, जिसमें वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति के बारे में हम लोगों ने ज्ञान अर्जन किया, हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने अध्ययन किया। विद्यार्थियों, ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग इस चैनल से जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सकें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। यह पूरी श्रृंखला जो सालनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है, यह निःशुल्क सेवा में समर्पित है। प्रिय विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।